आज का पहला टॉपिक है गोल्डीन। ठीक है, गोल्डीन ये क्या है भाई? ये सोने की एक एकल परमाणु परत है। सोने की एक एकल परमाणु परत है। ठीक है, किसने बनाया इसको? स्वीडन के शोधकर्ता, स्वीडन के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसकी मोटाई देखेंगे तो इसकी मोटाई है लगभग 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इसकी मोटाई है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। या माइनस फिर 9 या मीटर फिर होता है। 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। ठीक है, 1/1 अरब मीटर होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये भी याद रखना, 1 अरबवां हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखना इसे। ये ठीक हो गया। 8 मीटर का क्या लिखे हैं? 1 मीटर। ठीक है, मतलब अगर देखें ये जो गोल्डीन बनाया गया है, जो एक व्यावसायिक तौर पे तैयार किया जाता है, तैयार है सोने की पतली परत, उससे करीब 400 गुना पतली है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सोने को 2D शीट में तैयार किया गया है, और 2D शीट में तैयार होने वाला सोना पहला धातु बन गया है। इसको लिख भी सकते हैं, 2D शीट में तैयार होने वाला यह पहला धातु है, ब्रैकेट में सोना, जिसमें कितने परमाणु हैं? 6 संलग्न परमाणु हैं। इसमें 6 संलग्न परमाणु हैं। एक चीज और याद रखना, जब 3D की बात होती है, 3D क्रिस्टल की जब बात होती है ना, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 12 संलग्न परमाणु होते हैं। ये भी लिख लेना। ठीक है, तकनीक कौन सी काम की है, कौन सी तकनीक का यूज किया गया है? लिख सकते हैं, प्राचीन जापानी स्मिथिंग। स्मिथिंग मतलब फोर्जिंग कला। प्राचीन जापानी क्या बोले? प्राचीन जापानी स्मिथिंग, स्मिथिंग या फोर्जिंग कला तकनीक से प्रेरित, तकनीक से प्रेरित मुराकामी अभिकर्मक के एक एक संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है। ठीक ना? सर हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा गोल्डीन बनाने की तकनीक, वैज्ञानिकों द्वारा गोल्डीन बनाने की तकनीक अन्य धातु की वस्तुओं के, अन्य धातु की वस्तुओं के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, कार्य कर सकती है। ठीक है, अन्य धातु के, अन्य धातु की वस्तुओं के पथ प्रदर्शक, वस्तुओं के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, हो गया, हो गया भाई। हाँ जी सर। अगला टॉपिक है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व।
ठीक है। ये क्या है भाई, महाराष्ट्र का, देख सकते हैं, सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रपुर जिला में भी स्थित है ये, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब हुआ? 1955 में, ठीक है। ठीक है ना। इसी में एक चीज और याद रखना, इसी में टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी शामिल है। और फिर 1995 में क्या किया गया, लिखिएगा 1995 में अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य को ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला दिया गया, ठीक है। हो गया। ऐसा बताया जाता है कि इस क्षेत्र में एक सम्मानित जनजातीय देवता हैं ताडोबा, और ठीक है। और इसमें उसी क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है अंधारी, ठीक है। ताडोबा कौन है? सम्मानित जनजातीय देवता हैं, और नदी का नाम है अंधारी, इसी क्षेत्र में बहती है। मतलब इस टाइगर रिजर्व का नाम इसीलिए ताडोबा अंधारी रखा गया है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। यहाँ पे वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? चर्चा में रहने का कारण नहीं बताया। ये लिख लीजिए, वृक्ष लिखिएगा, सागौन एन, बांस, बीजा, धावड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल, तेंदू, ठीक है। सागौन, तेंदू, ठीक है। ये तो वृक्षों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं आम, नम क्षेत्रों में खास करके, ऐसे लिख सकते हैं, नम क्षेत्रों में आम, जामुन, अर्जुन, ठीक है। फूल वाले पौधों की भी अच्छी खासी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आपको, ठीक है। करीब 667 प्रजातियां यहाँ पे फूलों की हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। जीवों की बात करें, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, तो जीव लिखिएगा, बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, जंगली कुत्ता, गौर, चीतल और सांभर, ठीक है। गौर मतलब इंडियन बाइसन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सरीसृप की भी 54 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। सरीसृप ब्रैकेट में 54 लिख लीजिए। उभयचर 11 प्रजाति, मछली 84 और पक्षी 280 प्रजाति, ठीक है। इतने यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बाघों की बात कर लें, कल हमने बताया था भारत के वो 5 टाइगर रिजर्व जहां पर टाइगर्स नहीं पाए जाते, एक भी टाइगर्स नहीं है, उनके नाम क्या हैं? कंवल टाइगर रिजर्व, कमलांग, डंपा और सतकोसिया और सह्याद्री। ओके, सतकोसिया कहाँ है अन्नू? उड़ीसा। कंवल कहाँ था? कमलांग कहाँ है? क्या क्या नाम था अन्नू? कोशिया एक अरुणाचल प्रदेश का, क्या बोलते थे, कमलांग और डंपा। हाँ, और
एक तो सह्याद्री है और एक तो सह्याद्री एक सह्याद्री जो मुंबई बोले थे, पश्चिम हाँ पश्चिम। हाँ बिल्कुल, एक तो सह्याद्री कल पढ़ ही रहे थे हम सब, है ना। तो ये थोड़ा सा ना याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, सह्याद्री के बारे में पढ़े थे, सह्याद्री किन 4 जिलों में फैला हुआ है? कितने जिलों में फैला हुआ है? सर पश्चिमी घाट का एरिया है सर ये। हाँ, पश्चिमी घाट का एरिया महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन कौन-कौन से जिले में है? महाराष्ट्र, गुजरात राज्य है, गोवा नीचे का सर। आगे की स्थिति लिखिएगा भाई। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी तंत्र में कम से कम 80 बाघ हैं। ठीक है। और बड़े परिदृश्य में 200 से अधिक बाघ हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे तटवा अंधेरी में तो आपको करीब 200 से अधिक बाघ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में देखेंगे तो हमको 80 बाघ मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बात क्लियर भाई? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक नाम है थॉमस कप और उबेर कप। ये क्या है भाई, कब कब दिए? फुटबॉल से है। क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित एक बैडमिंटन का है सर। बैडमिंटन का है। ठीक है, संबंधित अभी है। चीन ने जीता है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों खिताब इसने जीते हैं, पुरुष और महिला वर्ग में। लिखो तो बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में चीन ने पुरुष और महिला वर्ग में दोनों खिताब जीते। आयोजन कहाँ हुआ था? चेंगदू। सर पुरुष और महिला वर्ग में दोनों खिताब जीते। ध्यान रखना। अच्छा, थॉमस कप के बारे में लिख लो। थॉमस कप में चीन ने किसको हराया? चीन ने इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया को हराया है चीन ने। ठीक है, और ये याद रखना, ये चीन का 11वां कप है, 11वां थॉमस कप है ये। जबकि इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया सबसे अधिक थॉमस कप जीता है। सबसे अधिक जीत इंडोनेशिया के नाम पर ही है। कितने कप हैं इसके नाम? 15। ठीक है, इसे एक और नाम दिया जाता है, विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहते हैं इसे। ठीक है, पहली बार कब आयोजन किया गया इसका? पहली बार कब खेला गया था? पहली बार खेला गया 1948-49 में। ये याद रखो। भारत एक बार जीता है, बस एक बार। भारत एक बार, वो भी 2022 में जीता था बस, थॉमस कप। ठीक है ना। उबेर कप की बात करें, उबेर कप लिखिएगा। इसमें भी चीन ने इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया को चीन ने इसमें भी हराया है। ये चीन का 16वां कप है, 16वां कप है चीन का। और इसे क्या बोलते हैं? विश्व महिला टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ये वाला 2024 का है, 23 का। अभी बता रहे हैं। इसका पहली बार आयोजन कब हुआ? 1956-57 में, 56-57 में पहली बार खेला गया।
और भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत कितनी बार जीता है? एक को बार नहीं। ठीक है, और सर इंडोनेशिया। अभी हमारे यहाँ एनपीसीआई का किसी बैंक के साथ समझौता हुआ है। क्लियर बता दीजिए थोड़ा सा, कंफ्यूजन। एनपीसीआई का बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है? भुगतान प्रणाली के लिए। ठीक है, भुगतान प्रणाली के लिए। ये जो भुगतान प्रणाली है वो कैसी भुगतान प्रणाली चाहते हैं ये? यूपीआई। हाँ, डिजिटल। यूपीआई। यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। उद्देश्य लिख लीजिएगा, उद्देश्य लिख लीजिएगा, नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को, नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करना। हो गया। यूपीआई ऐसे एक चीज याद रखना, यूपीआई जो होता ना, इसमें बैंक खाता विवरण साझा करने का कोई जोखिम नहीं रहता है। और एक चीज और याद रखना, P2P और P2M भुगतान दोनों का समर्थन करता है। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मार्केट, ठीक है ना, सॉरी मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, दोनों तरीके के भुगतान का समर्थन करता है यूपीआई। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। और इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। बात कर ले नामीबिया, क्योंकि नामीबिया के साथ समझौता हुआ, तो नामीबिया के बारे में लिख देते हैं। कहाँ है नामीबिया? ऐसे विंड हॉक, यही राजधानी इसकी है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसकी इसकी सीमा किससे लग रही है? किस देश से सीमा लगती है? अंगोला से। अंगोला से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है क्या? मतलब अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, इसकी सीमा देखिए, अंगोला है, जाम्बिया है, बोत्सवाना है, बोत्सवाना भी है, जिम्बाब्वे भी है, जिम्बाब्वे भी है, और दक्षिण अफ्रीका भी है। ठीक है, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और क्या है? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये हैं अपने देश। यहाँ के दो मरुस्थल हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले दो मरुस्थल कौन कौन से? एक तो है कालाहारी और दूसरा है नामिब। कालाहारी और नामिब, ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? नामिब बोलिए, नामिब। नामिब, नामिब। नाम यहाँ की मुद्रा का नाम है नामीबिया, नामीबियाई डॉलर, नामीबियाई डॉलर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्वत मिलते हैं, यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। जैसे एक पर्वत का नाम है हुंस, यहाँ पे पाए जाने वाले जो पर्वत हैं, हुंस पर्वत है एक, हुंस पर्वत है एक। ठीक है, और एक है नौकलुफ्त, नौलुफ्त, ये भी एक पर्वत है, यहीं पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक और पर्वत है, औस, औस पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड बर्ग माउंटेन भी है, यहाँ पे ब्रांड बर्ग पर्वत भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको एक नाम देते हैं कोनिग स्टीन, कोनिग स्टीन भी बोलते हैं इसको, कोनिग स्टीन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, इतोसा, इतोसा, इतोसा नेशनल पार्क है, ये यहीं पे है ये। ठीक है, और ठीक है,
स्केलेटन कोस्ट है, एक है नाम है स्केलेटन कोस्ट। इसका जो अटलांटिक महासागर वाला तटीय क्षेत्र है उसे स्केलेटन कोस्ट भी बोलते हैं, स्केलेटन कोस्ट भी बोलते हैं। ये नाम भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वाल्विस की खाड़ी भी, वाल्विस की खाड़ी भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, वाल्विस की खाड़ी भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ठीक भाई, एक चीज और याद रखना, यहीं पर आपको नामिब नौकलुफ्त नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क, नामिब नौकलुफ्त नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल आपके अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में है, ये अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में ये वाला पार्क, नेशनल पार्क है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक पाया जाता है फिश रिवर कैनियन, सॉरी फिश रिवर कैनियन, कैनियन तो अलग है, फिश रिवर है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना, ये भी आपको नामीबिया में देखने को मिल जाएगी। कैनियन क्या होता है? कैनियन क्या होता है भाई? कैनियन होता क्या है, दीवाल जैसा, दीवाल की तरह खड़ी जो क्या बताए थे अभी, खड़ी संरचना होती है। हाँ, दीवाल, नदी का दीवाल की तरह खड़ी संरचना जो होती है उसी को कैनियन भी बोलते सर वो तो जलप्रपात हो जाएगा ना? पहाड़ से सीधा? देखो जब पहाड़ से गिर रहा पानी सीधे तो जलप्रपात है, ठीक है। देखो ये नदी बह रही है इस बीच में, ये क्या हो गया इसके, ये है कैनियन, ठीक है। कैनियन। नदी बीच में बहती है, हाँ वैली घाटी जो होती है सर, वैसी तो बहती है इस बीच से, पहाड़ों के बीच से। हाँ, और कैनियन वनियन वही बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना फिश रिवर है, और फिश रिवर कैनियन आपको कहाँ मिलेगा, नामीबिया में ही देखने को मिलेगा। एक और नदी है यहाँ पे, ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जब बात कर रहे थे ना, दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है इसके, दक्षिण अफ्रीका इसके पूर्वी छोर पे है, याद रखना नामीबिया के पूर्वी छोर पर आपको पड़ता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। सर नामीबिया के दक्षिण, दक्षिण में होगा ना साउथ? पूर्वी क्षेत्र है, अरे पूर्वी, अरे देखो ऐसे है, ये देखो नामीबिया है, ठीक है, ऐसे अफ्रीका ऐसे फैला हुआ है, हाँ ऐसे, ठीक है। जो मकर रेखा है, हाँ, काट रही है। इसके लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये यहाँ पे जो मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल था, एक तो नामिब मरुस्थल था कालाहारी, और दूसरा और नामिब। कालाहारी मरुस्थल है। तो ये दोनों देखो शीतोष्ण नहीं है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ना, नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, सॉरी, ठीक है। शीत कटिबंधीय बताए थे ना पहले, लेकिन वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक भाई। एक चीज और देख लेना, बोत्सवाना इसके पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ये तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है ये पूरा, ये आपका मिल जाएगा आपको बोत्सवाना। यहीं पर आपको जिम्बाब्वे भी देखने को मिल जाएगा, इसी इतने एरिया में, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा निकला हुआ है तो यहाँ पे जाम्बिया नजर आने लगेगा, ठीक है। और जाम्बिया, ये पूरा उत्तर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा अंगोला है, और ये वाला जो है, ये वाला एरिया क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। यहीं पर आपको मिल जाएगा स्केलेटन कोस्ट, वाल्विस की खाड़ी यहीं पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगा नामिब नौकलुफ्त नेशनल पार्क, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे। बात समझे भाई? ये हो सकता है आपसे कि बोत्सवाना और जाम्बिया या अंगोला के बीच में नामीबिया का कौन सा क्षेत्र आता है, या कौन सा क्षेत्र बोत्सवाना, जाम्बिया या बोत्सवाना, अंगोला को अलग करता है। तो नाम क्या है उसका, कैपरिबी स्ट्रिप। थॉमस आइलैंड कहाँ मिलेगा भाई देखने को, नामीबिया में ही देखने को मिलेगा, वो भी कहाँ पे, नामिब मरुस्थल के बगल में, है ना। ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए फिश नदी यहाँ पे बह रही है, फिश रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ना, ये बह रही है, देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, हमने क्या बोला था, फिश रिवर कैनियन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिर फिश रिवर कैनियन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे,
ये जो अफ्रीका साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, बॉर्डर लाइन, ये समुद्र से किनारे ही जो थोड़ा सा सा हुआ सा लग रहा है, यहीं पर आपको ये वाला कैनियन इसका मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, देख लेना थोड़ा। ग्रेट कारस माउंटेन भी कहाँ मिलेगा आपको देखने को? ग्रेट कारस माउंटेन भी आपको नामीबिया में ही देखने को मिलेगा, और नामीबिया में भी कहाँ? दक्षिणी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र ही रहेगा। ठीक है ना, ओके। ऑरेंज नदी देखो, ऑरेंज नदी जो है ये नामीबिया और अफ्रीका दोनों देशों, सॉरी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों के बीच में क्या कर रही है? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। बात क्लियर? तो ऑरेंज नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ये बात भी हमको याद रखना होगा। ठीक है, ओके। एक नाम है नक्षत्र सभा। कल बता दीजिएगा, रवि देते नक्षत्र सभा, नक्षत्र सभा। कल एक हमने पढ़ा था, नामीबिया के साथ किसी ने समझौता किया है यूपीआई को लेकर, भुगतान प्रणाली के लिए। एनपीसीआई है। एनपीसीआई ने किया है। नामीबिया से लगने वाले देश, नामीबिया से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जाम्बिया। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड। और यहाँ पे नदी कौन कौन सी बहती है? ऑरेंज रिवर और रेवियर कैनियन। और यहाँ की कौन सी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर से ऑरेंज थी, फिश थी। ऑरेंज नदी, ठीक है, वेरी गुड। ये फिश रिवर कैनियन कहाँ पे है? नामीबिया में है सर, वही की रिवर है। मुकलुक नेशनल पार्क नामीब के पास। नामीबिया के किस साइड में नामिब नकुलुक नेशनल पार्क है? ओके। नामिब नकुलुक नेशनल पार्क नामीबिया के किस तरफ है? सर दक्षिणी साइड में। दक्षिण नहीं बोलेंगे, उसको हम दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके जी सर। बढ़िया। वाल्विस खाड़ी कहाँ पे है? यही है सर, नामीबिया में। नामीबिया में है, अटलांटिक महासागर के तट पर है ना, पश्चिमी साइड में। अफ्रीका को कौन सा देश है जिसकी अटलांटिक महासागर से लगने वाली सीमा को स्केलेटन कोस्ट कहा जाता है? इस नामीबिया को ही कहा जाता है स्केलेटन कोस्ट, है ना। इतनी सारी चीजें हमें। इतोसा नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा? नामीबिया में ही मिलेगा। नामीबिया में। अच्छा, एक चीज और हमने बताया था, कोई स्प्लिट करके कुछ था, ऐसा नक्षत्र सभा, नया टॉपिक है ये। एक चीज याद रखना, समझौता हुआ है नक्षत्र सभा को लेकर। समझौता हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है? पर्यटन विकास बोर्ड का एक नया पहल है। एक तो हुआ है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, और दूसरा कौन सा है? स्टार स्केप्स। स्टार स्केप्स क्या है? इसके बारे में लिख सकते हैं, ये खगोल पर्यटन कंपनी है, खगोल पर्यटन कंपनी।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा पहल शुरू करने के लिए खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ समझौता किया। ओके, नक्षत्र सभा क्या है? एक खगोल पर्यटन पहल है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। एक खगोल पर्यटन पहल है। उद्देश्य क्या है? लोगों को खगोल पर्यटन अनुभव करना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हो, ध्यान रखिएगा। इनमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? गतिविधियां कौन कौन सी रहेंगी इसमें? तारों को देखना, तारों को देखना इसमें शामिल है। विशेष सौर अवलोकन भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इसके अलावा एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी इसमें शामिल है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसका आयोजन कब होना है? आयोजन की बात करें, आयोजन कब होगा इसका? जून 2024 से जून 2025 तक रहेगा, ये याद रखना। कहाँ पर होना है ये आयोजन? मसूरी में होना है, मसूरी में होगा ये। कहाँ पर? जॉर्ज एवरेस्ट पर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। 1976 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। चलिए, ये हो गया। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। ये चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में क्यों रहा भाई? एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को क्या बनाया गया भाई? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक ना, संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखना, लिखना चाहो तो लिख भी लो, अध्यक्ष योग्यता लिख लो, ऐसे करके योग्यता भी लिख लो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल लिख लो, 4 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले आएगा उसमें उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। क्या करता है ये न्यायाधिकरण? क्या करता भाई, इसको भी लिख लीजिए। जीएसटी से संबंधित सुनवाई कर सकता है, जीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। जीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, और पंजीकरण रद्द या निरस्त कर सकता है। हो गया। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके बारे में क्या है लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट करके।
जीएसटी से संबंधित विवादों को हल करने के लिए अपीलीय स्तर का विशेष प्राधिकरण है। ठीक है, इसकी स्थापना लिख लीजिए। अपीलीय स्तर का, उसके बाद क्या बोले सर? अपीलीय स्तर का विशेष प्राधिकरण है। स्थापना लिखिएगा। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? प्रधान पीठ इसकी है नई दिल्ली में, प्रधान पीठ इसकी दिल्ली में है। इसकी पीठ में कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं भाई, एक अध्यक्ष होते हैं, एक न्यायिक सदस्य होते हैं, इसमें एक न्यायिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा 2 तकनीकी सदस्य होते हैं, 2 तकनीकी सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है ना, याद रखना इसे। ये सक्सगाम घाटी के बारे में हम बताए थे आप लोगों को पहले ना, तो चर्चा में क्यों रहा है, कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, एक मिनट। अभी चर्चा में रहा है लक्षद्वीप में गंभीर प्रवाल विरंजन। ठीक है, गंभीर प्रवाल विरंजन, ये चर्चा में रहा, इसको लेकर लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप चर्चा में रहा है। ठीक है, प्रवाल विरंजन की चर्चा रही है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया है? क्या रिपोर्ट लिख लो, रिपोर्ट में किसने दी है? रिपोर्ट दिया है ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट दी है। इसने बताया है कि 2 अक्टूबर 2023 से लंबे समय तक चलने वाली समुद्री हीट वेव के कारण लक्षद्वीप सागर में गंभीर प्रवाल विरंजन की स्थिति देखी जा रही है। अच्छा, प्रवाल विरंजन का कारण क्या बताया इन्होंने? समुद्री हीट वेव है ना, समुद्री हीट वेव, वो भी जो लंबे समय से चल रही है, अक्टूबर 2023 से चल रही है। ध्यान रखिएगा, समुद्री हीट वेव के कारण ऐसा हो रहा है। क्या हुआ ना कि अक्टूबर 2023 से समुद्री हीट वेव की चपेट में आ चुका है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ऐसे में जल का तापमान लगातार उच्च बना रहेगा, और जल का तापमान लगातार उच्च बने रहने से क्या होता है? प्रवाल विरंजन की स्थिति उत्पन्न होती है। विरंजन की स्थिति क्या होती है? हमने पहले आपको पढ़ा रखा है, प्रवाल विरंजन का मतलब है प्रवाल बनने की बजाय नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं, इससे पहले प्रवाल विरंजन की घटनाएं कब घटी हैं? इससे पहले ये घटना लक्षद्वीप में ही, लक्षद्वीप में कब कब हुई है? 1998 में हुई, 2010 में भी हुई, 2015 में भी हुई। इससे पहले 3 बार ऐसी स्थिति देखी गई है। ठीक है, पहले जो था ठीक था, लेकिन आज के समय का जो है, वर्तमान में विरंजन का पैमाना पहले से अधिक है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब प्रवाल विरंजन अगर होता, प्रवाल क्या काम करते हैं? प्रवाल मछलियों के लिए भोजन का भी इंतजाम करते हैं, मछलियों के लिए आवास का भी इंतजाम करते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को
मजबूती प्रदान करते हैं, साथ ही उनकी जैव विविधता को भी मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रवाल का विरंजन ही हो रहा है तो इसका मतलब है उसके पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा भी है ना। और प्रवाल चट्टान के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है ना। चल, प्रवाल विरंजन चाहो तो लिख सकते हैं, होता क्या है। ये भी लिखा है सब पहले। प्रवाल विरंजन भी पहले लिखवा चुके हैं। लीजिएगा, समुद्री जल के तापमान में अत्यधिक वृद्धि, समुद्री जल के तापमान में अत्यधिक वृद्धि से यह घटना उत्पन्न होती है, जिससे कि प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, है ना। अब जब शैवाल को निकाल देते हैं, शैवाल के बिना जो ऊतक होते हैं ना, वो पारदर्शी हो जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे मतलब दिखते ही रहते हैं, इस पार से उस पार, वो सफेद रंग के भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं, ठीक है ना। सर किसको निकाल देता है? इनके ये जो प्रवाल होते हैं ना, इनमें जो शैवाल पाए जाते हैं ना, वो अपने शैवालों को इस तापमान में वृद्धि के कारण छोड़ने लगते हैं। जब शैवाल निकल जाते हैं, जो इनके ऊतक होते हैं ना, वो पारदर्शी टाइप में मतलब सफेद सफेद दिखने लगते हैं, ठीक है सर। वही घटना है प्रवाल विरंजन की। एक अगला टॉपिक है आपका MQ9B। ये क्या है? अभी क्या हुआ ना, उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, एक है सरसावा और दूसरा है गोरखपुर। सरसावा और गोरखपुर हवाई अड्डों पर, लिख लीजिए, हवाई अड्डों पर प्रीडेटर, ये क्या है? प्रीडेटर ड्रोन है ये, ठीक है ना। तैनात करने का फैसला लिया गया। कौन तैनात करने का फैसला लिया है भाई? फैसला लेने वाले हैं भारतीय सेना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, भारतीय सेना और वायुसेना, इन दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिखिएगा। तो भारतीय सेना और वायुसेना। हाँ, भारतीय सेना वायुसेना। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, और याद रखना, ये जो MQ9B है ना, ये USA से खरीदेगा भारत, जून में हस्ताक्षर भी हो सकता है। करने की बात हुई, ये जरूर लिख लो, तमिलनाडु में तैनात होगा और उत्तर प्रदेश में तैनात होगा, इन 2 राज्यों में तैनात किया जाएगा इसको, ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसकी पहली डिलीवरी भी लिख लो, पहली डिलीवरी 2026 के अंत तक, 2026 के अंत तक संभावित है। बस छोड़िए, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। पी नोट्स के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, है ना। पी नोट्स क्या होते हैं? फ्लड, लिखिएगा। ओमिक्रॉन के JN1 वंश से संबंधित
कोविड-19 वेरिएंट का एक समूह है। कोविड-19 वेरिएंट का एक समूह है जो अमेरिका में फैल रहा है। ठीक है ना, यहां तक हो गया। इसके बारे में अगर देखा जाए, SARS कोव 2 लिखिएगा, नए सार्स कोव 2 वेरिएंट के एक समूह को संदर्भित करता है। वेरिएंट के एक समूह को संदर्भित करता है। मुंबई सिटी एफसी ने कौन सा कप जीता है? इंडियन सुपर लीग का। किसको हराकर जीता ये? कोलकाता को हराया। कोलकाता मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया। किसने हराया भाई? मुंबई सिटी एफसी ने। एफसी का फुल फॉर्म क्या है? एफसी का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है फुटबॉल क्लब। इसका नाम यही है, फुटबॉल क्लब। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जॉइंट कोलकाता को हराया। कितने गोल से हराया भाई? 3-1 से। ब्रैकेट में 3-1 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो इंडिया सुपर लीग का खिताब है, ये मुंबई के लिए कौन सा है? कौन से नंबर का? दूसरा खिताब है मुंबई का, याद रखिएगा। कहां पर खेला गया था ये? फाइनल मुकाबला कहां हुआ है? ये भी लिख लीजिए। विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम। विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, कहां पे है ये? कोलकाता में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ISL की बात करें, इंडिया सुपर लीग क्या है भाई? ये घरेलू, भारत का ना लिख सकते हैं, भारत का घरेलू फुटबॉल क्लब आधारित टूर्नामेंट है। शुरुआत हुई थी 2014 में, शुरू हुआ था 2014 में। ठीक है ना, लेकिन 2019 में इसे किसने फीफा और एशियाई फुटबॉल संघ ने मान्यता दी। मान्यता किस रूप में दी होगी? घरेलू फुटबॉल लीग के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें कितने भाग लेते हैं? 12 फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं इसमें। बारह फुटबॉल क्लब इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, एक नाम है FWD 200B। ये क्या है? ये है भारत का पहला मानव रहित बमवर्षक विमान। भारत का पहला मानव रहित बमवर्षक विमान है ये। ठीक है, इसका अभी अनावरण हुआ है और ये स्वदेशी है भाई, स्वदेशी है। किसने बनाया इसको? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु में है। इसने बनाया इसको, नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस
बेंगलुरु ने इस विमान को बनाया है। इसका जो निर्माण हुआ है ना, निर्माण जो हुआ है मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। पेलोड क्षमता कितनी है इसकी? 100 केजी, लगभग 100 केजी है। ठीक है, मतलब हवाई हमलों में ये हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ठीक है ना। लगातार 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। गति कितनी होगी इसकी? अधिकतम गति की बात कर रहे हैं, 370 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति है ये, न्यूनतम नहीं। सर वजन 100 केजी है कि सर होगा? भार वाहन क्षमता है, वो इतने वजन का सामान ले जा सकता है। ठीक है, ये जमीन से ना 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, किलोमीटर की ऊंचाई से या ऊंचाई तक कंट्रोल किया जा सकेगा, किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बनने से भारत जो मानव रहित विमान की महंगी आयात कर रहा था ना, उसमें उस लेवल में हमें क्या मिलेगी? आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी। ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है विश्व अस्थमा दिवस। सर अभी मई तक खत्म नहीं हुआ। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? 7 मई 2024 को मनाया गया। 7 मई को मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 7 मई को ही नहीं मनाया जाता, आपको ये भी पता होना चाहिए। मई महीना के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये है। मई महीना के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। अस्थमा से संबंधित है तो उद्देश्य क्या हो सकता है? अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना। पहली बार कब मनाया गया? 1998 में मनाया गया था, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, मई महीना के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रही है? थीम आप लिख लीजिए जरूर। अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। ठीक है ना। अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अस्थमा क्या है भाई? फेफड़ा संबंधित बीमारी है ना, फेफड़क बीमारी है, गैर संचारी बीमारियों में से एक मानी जाती है। श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है ना। श्वसन नलिका में सूजन आ जाएगा तो संकुचित हो जाएगा, इससे खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न जैसी स्थिति बनी रहती है। ठीक है ना। अस्थमा के मूल कारण क्या होते हैं? अस्थमा के मूल कारण आप देखेंगे तो धूल के कण हैं, प्रदूषण है, धूम्रपान है, यही सब इसके मूल कारण भी माने जाते हैं। इसे लिखा है सर। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। ठीक है ना। ये टॉपिक है आपका। अभी क्या हुआ? ट्रिप्स की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसके द्वारा मनाई गई? WTO के द्वारा मनाई गई है ये। ठीक है ना। ये हमको याद रखना है। और ये जो था गैट का नाम सुना आप लोगों ने? GATT। क्या ये? प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता है ना, बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है।
के उरुग्वे उरुग्वे दौर से विकसित हुआ था। ये कौन सा? अपना ट्रिप्स। ठीक है, बात क्लियर हुई? ध्यान रखना। अच्छा, एक दूसरी चीज है, गैट 1995 में क्या बन गया? WTO हो गया था, है ना? ये हमको पता है पहले से। जी सर। और ट्रिप्स भी कब लागू हुआ? सॉरी, ट्रिप्स भी लागू हुआ था 1995 में ही। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखिएगा। ये बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे शर्तें होती हैं। ये न्यूनतम मानक निर्धारित करके बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ट्रिप्स क्या काम करता है? न्यूनतम मानक निर्धारित करके, ट्रिप्स का काम क्या है इसे लिख लो ना, न्यूनतम मानक निर्धारित करके करके बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना? हो गया। किसी आविष्कार यह किसी आविष्कार साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन जैसी मौलिकता के उपयोग पर विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है भाई? लिख सकते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन और पेटेंट। ठीक है, हो गया। ये देखिए राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, 60 घंटा में या फिर 2.5 दिन में तैयार हुआ था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा है। मूल रूप से देखा जाए जो ये है वो एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। जो ये मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, पहले एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। उसके बाद 1199 में क्या हुआ? 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। लेकिन याद रखना, जिस समय कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था वो कोई शासक नहीं था। ठीक है, वो एक गुलाम था। बात समझे? क्योंकि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? यही करता है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में जो एक मस्जिद है, कुतुब मीनार के परिसर में एक मस्जिद है, उसी के समकालीन है ये ना। तो ये हमको याद रखना भाई। इसकी जो वास्तुकला है ना वो इंडो इस्लामिक है। वास्तुकला लिख लो। 2.5 दिन के झोपड़ा का जो वास्तुकला है वो कैसा है? इंडो इस्लामिक है। चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस 2.5 दिन के झोपड़ा पे क्या मिलेगा आपको? कुरान के शिलालेख मिलेंगे, कुरान के शिलालेख और अरबी वास्तुकला से प्रेरित पुष्प डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कोर बेल्ड उत्कीर्ण मेहराबों से सुशोभित किया। हो गया। अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस
2024। कब मनाया गया ये? 8 मई को, 8 मई को मनाया गया है, ठीक ना। विषय क्या था इसका? विषय क्या था? जीवन को सशक्त बनाना, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, ठीक है। सभी के लिए न्याय संगत एवं सुलभ थैलीसीमिया उपचार, ठीक है ना। थैलीसीमिया कैसी है? वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत रक्त विकार है, ठीक है। क्या होता है इसमें? शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है ना। खून की कमी को ही तो बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रभाव होता है एनीमिया। थैलीसीमिया अगर किसी को हुआ है तो उसके प्रभाव के रूप में नजर क्या आएगा? एनीमिया रोग, ठीक है, लिख लीजिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होने से एनीमिया की समस्या हो जाती है। कारण क्या है? कारण लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन के निर्माण में संलग्न, हीमोग्लोबिन के निर्माण में संलग्न कोशिकाओं में उत्परिवर्तन, कोशिकाओं में उत्परिवर्तन, ठीक ना। ये जो पीड़ित माँ बाप होते हैं ना, उन्हीं से उनके बच्चों में जाता रहता है, ठीक है। लक्षण आप लिख लीजिए। लक्षण क्या है इसके? थकान हो जाती है, थकान, कमजोरी, थकान, कमजोरी, त्वचा में पीलापन, त्वचा में पीलापन, चेहरे की हड्डियों में विकृति आ जाती है, चेहरे की हड्डियों में विकृति आ जाती है, धीमी वृद्धि होती है, पेट में सूजन भी आ जाती है, और पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, ठीक है। जोखिम, जोखिम कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को? जोखिम लिख लीजिए। अब अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के लोग, भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उपचार के मामले में याद रखना है, चाहे तो लिख भी लेना, इसका कोई उपचार नहीं है। अगर ये अच्छी खासी स्थिति में हो गया तो उपचार नहीं किया जा सकता है। अगर ये नॉर्मल स्थिति में है, जैसे शुरुआत, मान लो कि शुरुआती तौर पे शुरुआत अगर है इसकी, तो इसके लिए इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। थैलीसीमिया का पहली बात तो इलाज नहीं है, और अगर शुरुआती दौर है तो उसको इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन सर इसका इलाज ही नहीं है। अगर ज़्यादा गंभीर मामला है तो क्या करना पड़ता है? नियमित रूप से रक्तदान करना पड़ता है, नियमित रूप से, लिख लीजिएगा। अधिक गंभीर मामलों में नियमित रक्तदान, सर ये क्या होता है? सहायक प्रजनन, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी निदान से, प्रौद्योगिकी निदान से थैलीसीमिया से प्रभावित, थैलीसीमिया से प्रभावित माता पिता से स्वस्थ बच्चे का जन्म संभव है, स्वस्थ बच्चे का जन्म संभव हो सकता है, ठीक है ना। हो गया। एक और बुखार आ रहा है, वेस्ट नाइल बुखार। ये क्या है भाई? क्योंकि भारत से संबंधित मामला है, वेस्ट नाइल के बुखार के मामले केरल में देखे गए, केरल में देखे गए हैं, ठीक है।
वेस्ट नाइल क्या है? वायरस से होने वाला संक्रमण है, होने वाला संक्रमण है। प्रसार कैसे होता है? प्रसार कैसे होगा? क्यूलेक्स, मच्छरों के काटने से इसका प्रसार होता है। इसका प्रभाव क्या है? मनुष्य में घातक न्यूरोलॉजिकल रोग हो जाता है। उद्भव की बात करें तो अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ है। पहली बार इसे कब देखा गया? तो पहली बार देखा गया था 1937 में। कहां पर? युगांडा में। पहली बार इसको 1937 में युगांडा में देखा गया। वर्तमान में हम कहां देख सकते हैं इसको? वर्तमान में हम देखेंगे यूरोप, एशिया और कहां पे? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में भी देख सकते हैं। लक्षण क्या है इसके? ज्यादातर जो लक्षण है ना, वो जापानी एनसेफलाइटिस जैसे हैं इसके, ठीक है। ज्यादातर जापानी एनसेफलाइटिस जैसे इसके लक्षण हैं। अब जापानी एंसेफलाइटिस का क्या लक्षण है? तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, गर्दन में अकड़न आ जाती है, कोमा की स्थिति होती है, कपकपी पकड़ लेती है, ऐंठन आ जाती है, भाई मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है, पक्षाघात भी हो जाता है, लकवा को मार जाता है, ठीक है ना। उपचार के रूप में कोई एंटीबायोटिक चाहिए। एंटीबायोटिक के साथ साथ कोई एक दवा, ठीक है ना। ओके, ये ला लीगा खिताब, सॉरी ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? 2023-24 का, ये भी लिख लेना, 2023-24 का है। और याद रखना ये खिताब रियल मैड्रिड ने 36 बार जीते, 36 बार जीता इसने। इसके बाद दूसरी जो सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है उसका नाम है बार्सिलोना। बार्सिलोना कितनी बार जीती है? 27 बार जीता इसने। दूसरी सबसे सफल टीम है ये, ठीक है ना। ला लीगा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, तो ला लीगा लिख लीजिएगा। स्पेन में एक पेशेवर क्लब आधारित पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है। पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरू कब हुआ था? 1929 में 10 टीमों के साथ। 1929 में 10 टीमों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में कितनी टीम है? 20 टीम है वर्तमान में इसकी। और सबसे ज्यादा अंक जो जीतती है, सबसे ज्यादा अंक जो जीतती है उसी को विजेता घोषित भी किया जाता है, ठीक है ना। उसी को विजेता घोषित किया जाता है जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करती है। अब इसमें रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब क्या है फिर? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब क्या है? इसके बारे में लिख लीजिए। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। स्थापना कब हुई है? 1902 में हुई है। स्पेन की राजधानी कहाँ पे? मैड्रिड। तो मैड्रिड में 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये ना दुनिया की सबसे
मैगी। सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है। ठीक है, ओके। एक और लिख लें क्या? विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 7 मई को। उद्देश्य क्या हो सकता है? एथलेटिक्स में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करना होगा, यही काम हो सकता है, और फिटनेस को लेकर जागरूकता पैदा करना। उद्देश्य क्या है इसका? एथलेटिक्स में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करना और फिटनेस के लिए जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है इसकी? 2024 वाले की थीम क्या भाई? थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज, वर्ल्ड माइल चैलेंज। पहली बार कब मनाया गया था ये? पहली बार कब मनाया गया? 1996 में। किसने शुरू किया था? नाम है प्रीमो प्रीमो नेबियोलो, नेबियोलो के द्वारा। ये कौन भाई? लिख सकते हैं, ये विश्व एथलेटिक्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, हो गया। एक चीज और इसकी याद रखना, विश्व एथलेटिक्स, इसके बारे में ध्यान रखना। 1912 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर मोनाको में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, मोनाको में है, ये याद रखना। 2001 में इसका नाम रखा गया क्या? देखिए पहले ना, देखिए इसका 2001 तक क्या नाम रहा है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, 2001 तक इसका नाम ये रहा, एक तक ये नाम था। 2001 से लेकर 2019 तक इसका नाम फिर क्या रखा गया? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। फिर 2019 में क्या किया गया? 2019 में इसका नाम रख दिया गया विश्व एथलेटिक्स। ठीक है ना?